आज हम इस डीप डाइव की शुरुआत दो बिल्कुल ही अलग अलग तस्वीरों से करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, तो पहली तस्वीर है अंतरिक्ष के उस ठंडे और जमे हुए अंधेरे में तैरते चीन के एक बहुत ही हाइपर मॉडर्न एआई सुपर कंप्यूटर की। और दूसरी तस्वीर है देहरादून के पास एक बहुत ही छोटे से गांव की, जहाँ एक छोटी सी बच्ची अपने बाल छोटे करके सिर्फ इसलिए ताकि वो लड़कों के भेष में उनके साथ क्रिकेट खेल सके एक जिद कर रही है। मतलब पहली नजर में कोई भी सुनेगा तो यही सोचेगा कि फिर इन दोनों बातों में क्या ही कनेक्शन हो सकता है। एक तरफ अरबों डॉलर की इतनी एडवांस टेक्निक है और दूसरी तरफ एक ऐसा समाज जहां एक बच्ची को अपना मनपसंद खेल खेलने के लिए अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है। बिल्कुल, लेकिन यही तो आज के हमारे इस खास विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आज हमारे पास जो अलग अलग स्रोतों का खजाना है ना, उसके जरिए हम उस अदृश्य धागे को खींचने वाले हैं जो इन दोनों तस्वीरों को जोड़ता है। सही कहा। आज का हमारा मिशन सिर्फ अलग अलग खबरों को पढ़ना नहीं है। आज हम मानवीय जज्बे, सीमाओं को तोड़ने की वो जो एक कभी हार ना मानने वाली इच्छा होती है, और भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की एक बहुत ही शानदार कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर निकलते हैं। और इस सफर की शुरुआत में ही अगर हम गहराई से देखें तो एक बहुत बड़ा पैटर्न उभर कर सामने आता है। जब हम इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, हमारी इकोनॉमी हो या फिर पर्यावरण, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। कौन सी बात? यही कि इंसान अक्सर अपनी सबसे बड़ी छलांग तब लगाता है जब उसे दीवार के एकदम कोने में धकेल दिया जाता है। मतलब इनोवेशन या जो नए रिकॉर्ड्स बनते हैं ना, वो अक्सर सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि एक बहुत ही गंभीर रुकावटों और मुश्किल हालातों से जन्म लेते हैं। अरे वाह, ये बात तो उस छोटी बच्ची की कहानी पर पूरी तरह से सटीक बैठती है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। हाँ, आप स्नेह राणा की बात कर रही हैं। जी हाँ, स्नेह राणा। देहरादून के सिनौला गांव की रहने वाली स्नेह का क्रिकेट के लिए जुनून ऐसा था कि वो बचपन में जानबूझकर अपने बाल छोटे रखती थी, सिर्फ इसलिए ताकि गांव के लड़कों को लगे कि वो भी एक लड़का है और वो उसे अपने साथ खेलने दे। अगर इसे समाज शास्त्र के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ क्रिकेट का शौक नहीं था, ये उस अदृश्य सामाजिक सीमा को तोड़ने का पहला प्रहार था जो बार बार कहती है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती। स्नेह ने वो कृत्रिम सीमा तो अपने बचपन में ही पार कर ली थी। एकदम सही, और शायद यही वो जिद थी जिसने उन्हें आगे के तूफानों से लड़ने की ताकत दी, क्योंकि 2014 में महज 19 साल की उम्र में उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू हो गया था। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन फिर एक घुटने की चोट। हाँ, एक भयानक घुटने की चोट। इस चोट ने उन्हें लगभग 5 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान से दूर कर दिया। अब एक खिलाड़ी के लिए 5 साल का मतलब आप समझते ही हैं। बिल्कुल। मुझे यहाँ थोड़ा रुककर इस 5 साल के अंतराल की गंभीरता पर बात करनी है। एलीट स्पोर्ट्स में 1 साल का गैप भी करियर खत्म कर सकता है। घुटने की चोट की रिकवरी केवल शारीरिक नहीं होती, हाँ, मानसिक भी होती है। एकदम। जब आप फिजियोथेरेपी के दर्द से गुजर रहे होते हैं और टीवी पर दूसरों को अपनी जगह खेलते देखते हैं, तो एक तरह की मानसिक यातना होती है। और जैसे ही इसने वापसी की राह पर आगे बढ़ी, 2021 में उनके पिता का निधन हो गया। हाँ, बहुत दुखद। ये एक ऐसा दोहरा प्रहार था जो किसी भी मजबूत इंसान को हमेशा के लिए मैदान से बाहर कर सकता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मुझे तो स्नेह का करियर एक स्प्रिंग की तरह लगता है। स्प्रिंग की तरह? कैसे? चोट और दुख ने उन्हें जितना जोर से नीचे दबाया, उन्होंने उतनी ही ऊंची और खतरनाक छलांग लगाई। 2021 में जब उन्होंने ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया तो नाबाद 80 रन बनाए। अरे हाँ, वो मैच। और वो भी उस वक्त जब भारतीय टीम बुरी तरह से मुश्किल में फंसी हुई थी। तानिया भाटिया के साथ 9वें विकेट के लिए उनकी वो 104 रन की साझेदारी, वो आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उनकी इस स्प्रिंग वाली छलांग का जो चरम है वो हमने हाल ही में देखा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में 188 रन देकर 10 विकेट। 188 का फिगर लेना कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। नीतू डेविड के बाद 8 या उससे अधिक विकेट लेने वाली वो दूसरी भारतीय बन गई है। इसी मानसिक दृढ़ता का सीधा रिजल्ट है कि जो विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 की नीलामी हुई, उसमें दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 50 लाख रुपए में खरीदा है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उस वैल्यू की बात है जो एक सिस्टम एक जुझारू खिलाड़ी को देता है। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या ये सिर्फ एक अपवाद है? क्योंकि जब हम बाकी खेलों के आंकड़े देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये बाधाओं को तोड़ने वाला जो माइंडसेट है
वो अब भारतीय खेल जगत के डीएनए में शामिल हो चुका है। आप साई सुदर्शन का उदाहरण देना चाह रही हैं शायद। बिल्कुल, साई सुदर्शन को ही देख लीजिए। 54 पारियों में सबसे तेज 2000 टी20 रन। उन्होंने साक्षात सचिन तेंदुलकर के 59 पारियों मतलब इतने बड़े रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। या फिर सूर्य कुमार यादव की ऐतिहासिक टी20 उपलब्धियां देखिए, और हम सिर्फ क्रिकेट तक ही क्यों रहे। हाँ, वो भी है। भारत की महिला हॉकी टीम ने हाल ही में पर्थ में जाकर ऑस्ट्रेलिया जैसी आक्रामक और मजबूत टीम को 1-0 से मात दी है। ये सब एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। ये उस रेजिलियंस या जिसे हम जिजीविषा कहते हैं, उसका प्रदर्शन है, जहाँ इंसान अपने शरीर और दिमाग की अंतिम सीमा को पार कर जाता है। इसी बात से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। गीता समोता की कहानी सुनकर मुझे लगता है कि शायद हमारा शरीर हार मान लेता है, लेकिन इंसान की जो ईगो या जिद है ना, वो उसे रुकने नहीं देती। गीता समोता CISF वाली। जी, हमारे श्रोताओं को बता दूं कि CISF की सब इंस्पेक्टर गीता समोता 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली अपने बल की पहली महिला अधिकारी बनी है। 8,839 मीटर की ऊंचाई। लेकिन जो बात मुझे हैरान कर गई वो ये कि वो शुरुआत से पर्वतारोही नहीं थी, वो तो एक हॉकी खिलाड़ी थी। यही तो सबसे बड़ी बात है। स्नेह राणा की तरह यहाँ भी एक चोट ने पूरी कहानी बदल दी। चोट के कारण गीता को हॉकी छोड़नी पड़ी। अब आमतौर पर इंसान ऐसी स्थिति में हार मानकर कोई आसान सा डेस्क जॉब या काम ढूंढ लेता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन उन्होंने अपनी उस शारीरिक ऊर्जा और अधूरे लक्ष्य की जो कुंठा थी, उसे एक नई दिशा दी थी, पर्वतारोहण की दिशा। यह महज एक करियर बदलना नहीं था, ये अपनी सीमाओं को एक ऐसे माहौल में चुनौती देना था जहां ऑक्सीजन भी इंसान का साथ छोड़ देती है। एकदम सही। और ये जो चुनौती देने का स्वभाव है, ये अब हमारी संस्थाओं में भी दिख रहा है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP ने 8,485 मीटर ऊंचे माउंट मकालू पर ऐतिहासिक फतह हासिल की है। माउंट मकालू दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी। हाँ, और अपनी तीखी ढलानों के लिए बहुत कुख्यात है। किसी भी भारतीय CAPF द्वारा ये पहली बार किया गया है। लेकिन मेरे लिए इस कहानी का असली हीरो मोमेंट चोटी पर तिरंगा फहराना नहीं था। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है। असली हीरो मोमेंट वो 150 किलो कचरा था। जी बिल्कुल, गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा जिसे वो टीम अपने साथ वापस नीचे लेकर आए। ये आसान नहीं है। जब इंसान 8,000 मीटर से ऊपर डेथ जोन में होता है ना, तो एक एक कदम उठाना भारी पड़ता है। वहां से 150 किलो कचरा नीचे लाना मतलब ये दिखाता है कि हम सिर्फ प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। सही कहा। लेकिन जब हम गीता समोता या ITBP को देखते हैं, तो एक बात साफ होती है कि इंसानी शरीर लगातार अपनी सीमाएं तोड़ रहा है। तो क्या हम अपने दिमाग यानी तकनीक और इनोवेशन के मामले में भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं? अगर हम तकनीक की बात करें तो हम सिर्फ सीमाएं तोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम सीमाओं की नई परिभाषाएं लिख रहे हैं। भारत का तकनीकी विकास इसका सबसे बड़ा सबूत है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का 48वें स्थान से सीधे 36वें स्थान पर पहुंचना ये कोई मामूली छलांग नहीं है। 48 से सीधा 36? हाँ, ये पूरे सिस्टम के रिकैलिब्रेशन का नतीजा है। और 6G तकनीक को लेकर जो आंकड़े हमारे सामने हैं, वो तो मुझे किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे लगते हैं। मतलब अभी तो दुनिया ठीक से 5G का इस्तेमाल करना ही सीख रही है, और भारत 6G तकनीक के पेटेंट फाइलिंग में दुनिया के शीर्ष 6 देशों में आकर खड़ा हो गया है। बिल्कुल। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 साल में 10% वैश्विक 6G पेटेंट भारत के पास हो। लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। अभी तो 5G आया है, हमें 6G की इतनी जल्दी क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। 5G हमें तेज इंटरनेट देता है, लेकिन 6G सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है। 6G उस दुनिया की नींव है जहां फिजिकल और डिजिटल रियलिटी एक हो जाएगी। जैसे बिना किसी डिले या देरी के होलोग्राम के जरिए मीटिंग करना, या दुनिया के दूसरे कोने में बैठकर कोई जटिल सर्जरी करना। भारत इस बार सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं बनना चाहता, वो निर्माता बनना चाहता है। और इस तकनीक का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये अब सिर्फ AC वाले लैब्स तक सीमित नहीं है। तो फिर कहाँ तक पहुँच गई है? भारत में AI का जो जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिकरण हो रहा है ना, मतलब डेमोक्रेटाइजेशन, वो दुनिया के लिए केस स्टडी है। इस लोकतंत्रीकरण का सबसे बेहतरीन उदाहरण तो हमें असम में देखने को मिला।
वहाँ अंकिता नाम की भारत की पहली AI न्यूज एंकर लॉन्च की गई है जो एकदम धाराप्रभा असमिया भाषा बोलती है। सोचिए, कंप्यूटर प्रोग्राम क्षेत्रीय भाषा में बिना किसी रुकावट के खबरें पढ़ रहा है। और सिर्फ न्यूज रूम ही क्यों, तेलंगाना ने तो इसे सीधे खेतों में उतार दिया है। हाँ, एग्री GPT। बिल्कुल, एग्री GPT भारत की पहली AI आधारित कृषि एडवाइजरी सेवा। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक किसान अपने खेत में खड़ा है, उसे अपनी फसल पर कोई अजीब सी बीमारी दिखती है और वो अपनी स्थानीय भाषा में अपने फोन से बात करके उस बीमारी का एकदम सटीक वैज्ञानिक इलाज पूछ रहा है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है ना? AI अब केवल सिलिकॉन वैली के अमीर लोगों का खिलौना नहीं रहा, ये एक जीवन रक्षक और आजीविका बचाने वाला टूल बन गया है। लेकिन जब हम तकनीक के भविष्य की बात करते हैं तो हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें एक ऐसी खबर है जिसने मेरा दिमाग पूरी तरह से घुमा दिया है। वो चीन वाले सैटेलाइट्स की बात? जी, चीन ने 12 AI सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं। उनका लक्ष्य दुनिया का पहला स्पेस बेस्ड AI सुपर कंप्यूटर बनाना है और इसमें बताया गया है कि हर सैटेलाइट की क्षमता 744 टॉप्स है। अब रुकावट के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन एक आम इंसान के लिए इस 744 टॉप्स का मतलब क्या है? क्या ये हमारे घर के कंप्यूटर से 1000 गुना तेज है? इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। TOPS का मतलब है ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 1 अरब कैलकुलेशंस। आपका एक बहुत ही अच्छा गेमिंग लैपटॉप भी शायद 30 या 40 TOPS की क्षमता रखता होगा। बाप रे! तो 744 TOPS प्रति सैटेलाइट का मतलब है कि अंतरिक्ष में तैरता हुआ वो एक डिब्बा धरती के कई बड़े सुपर कंप्यूटर्स को अकेले टक्कर दे सकता है। लेकिन वो इसे अंतरिक्ष में क्यों भेज रहे हैं? क्या धरती पर जगह कम पड़ गई है हमारे पास? जगह की कमी नहीं है, बात ऊर्जा और तापमान की है। देखिए, AI मॉडल जब काम करते हैं ना, तो उनके सर्वर भयंकर गर्मी पैदा करते हैं। हीटिंग इश्यूज। हाँ, उन डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए लाखों गैलन पानी और बेशुमार बिजली खर्च होती है। चीन की सोच बहुत लॉजिकल है। अंतरिक्ष में तापमान प्राकृतिक रूप से बहुत ठंडा होता है और वहाँ सौर ऊर्जा भी लगातार और बिल्कुल मुफ्त मिलती है। तो क्यों ना डेटा प्रोसेसिंग वहीं की जाए और धरती को इस ऊर्जा संकट से बचाया जाए। कमाल की बात है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हमने पृथ्वी का एक बहुत बड़ा दिमाग अंतरिक्ष में शिफ्ट कर दिया हो, ताकि हमारी धरती को जो AI प्रोसेसिंग के कारण ये बुखार चढ़ रहा था ना, उसे शांत किया जा सके। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। और जब तकनीक इस कदर इफिशिएंट हो जाती है तो उसका सबसे पहला और सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जब भारत डिजिटल और तकनीकी मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी समय हमारे आर्थिक आंकड़े भी पुरानी सभी सीमाओं को तोड़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था के ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स $824.9 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल। सर्विस सेक्टर ने 13.6% की जबरदस्त छलांग लगाई है और सबसे चौंकाने वाली बात, मार्च 2025 में अमेरिका को हमारा निर्यात पहली बार $11.2 बिलियन को पार कर गया। और क्या आपको पता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आप ही बताइए। वो है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, विशेषकर एप्पल आईफोन का भारत से निर्यात। मतलब जो देश कभी मोबाइल फोन सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए जाना जाता था, वो आज दुनिया के सबसे विकसित देश को फोन एक्सपोर्ट कर रहा है। ये तो एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। हाँ, इसके साथ ही हमारे पारंपरिक क्षेत्रों ने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। जैसे माइनिंग में लौह अयस्क का उत्पादन 289 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। लेकिन इन भारी भरकम आंकड़ों के बीच जो बात मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर गई, वो था हमारा बैंकिंग सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 1.78 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। 26% की ग्रोथ। बहुत बड़ा नंबर है। और अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने इसमें लगभग 70,901 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। लेकिन एक्सपर्ट्स 1.78 लाख करोड़ का मुनाफा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे वो श्रोता जो रोज सुबह 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए इन कॉर्पोरेट आंकड़ों का आखिर क्या मतलब है? यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा बदलाव आता है। आमतौर पर हम मानते हैं कि इतना बड़ा मुनाफा कमाने के लिए किसी भी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक मशीन की तरह निचोड़ लिया होगा। हाँ, हसल कल्चर के नाम पर उनसे दिन रात काम कराया गया होगा। बिल्कुल। लेकिन SBI ने जो किया है वो इस पूरी धारणा को ही पलट देता है। हाँ, मैंने भी SBI की नई दिशा कार्यक्रम के बारे में पढ़ा।
और सच कहूँ तो मुझे पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। उन्होंने अपने 2.6 लाख कर्मचारियों की मानसिक शांति और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एक अनोखी पहल की है। उन्होंने कर्मचारी के जीवन साथी को यानी उनके स्पाउस को एक बार कोड दे दिया है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है। अगर बैंक का कर्मचारी लगातार देर तक ऑफिस में रुककर काम कर रहा है तो उसका पार्टनर घर बैठे उस बारकोड को स्कैन करेगा और सीधी शिकायत बैंक के टॉप मैनेजमेंट को पहुंच जाएगी। मतलब सोचिए, सुनने में ये किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया के लिए ये एक बहुत गहरी बात है। SBI ये समझ चुका है कि आप इंसानों को मशीन मानकर लंबी रेस नहीं जीत सकते। एकदम सही। अगर कर्मचारी घर पर खुश नहीं है, अगर उसका परिवार उससे नाराज है, तो उसकी ऑफिस में काम करने की जो क्षमता है वो अपने आप गिर जाएगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास है। एक तरफ बैंक 1.78 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ वही बैंक अपने कर्मचारियों को समय पर घर भेजने के लिए उनके जीवन साथी के हाथ में एक अलार्म बटन पकड़ा रहा है। ये साबित करता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ह्यूमन सेंट्रिक या मतलब इंसानियत से भरा नजरिया होना कितना जरूरी है। और सस्टेनेबिलिटी या टिकाऊपन की ये सोच सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। जब आपका नजरिया साफ होता है ना, तो आप अपने पर्यावरण और प्रकृति को भी एक नए चश्मे से देखने लगते हैं। बात चश्मे की निकली है तो भारत की तट रेखा यानी कोस्टलाइन के नए मापन की चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों के अनुसार नई और बहुत ही उन्नत 1.25 लाख स्केल तकनीक का उपयोग करने के बाद भारत की तटरेखा की लंबाई अब 11,098.81 किलोमीटर मापी गई है। ये पहले के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। हाँ, क्योंकि अब इसमें छोटी छोटी खाड़ियों और 1298 अपतटीय द्वीपों को भी शामिल किया गया है। बहुत से लोगों को ये लग सकता है कि क्या भारत का आकार अचानक से बढ़ गया है? हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, जमीन उतनी ही है, लेकिन अब हमारे पास उसे मापने के जो उपकरण हैं वो बहुत सटीक हो गए हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि तटरेखा का बढ़ना ऐसा नहीं है कि देश का आकार भौतिक रूप से फैल गया है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने पहली बार HD चश्मे पहन लिए हो। HD चश्मे? हाँ, जब आप पुराने कैमरे से HD कैमरे पर शिफ्ट होते हैं ना, तो आपको वो सारी बारीकियां, वो छोटी छोटी दरारें दिखने लगती हैं जो हमेशा से वहीं मौजूद थीं, पर पहले धुंधली होने के कारण गिनी नहीं जाती थीं। आपकी ये एनालॉजी इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है और इसी स्पष्टता के साथ हम अब अपने वन्य जीवों को भी देख पा रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? लद्दाख में हाल ही में हुए एक सर्वे में दुनिया के सबसे अधिक हिम तेंदुओं की यानी स्नो लेपर्ड्स की आबादी दर्ज की गई है। कुल 477 हिम तेंदुए। अरे वाह, 477। और इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये हिम तेंदुए किसी बंद पिंजरे या बाड़े में नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि इनमें से अधिकांश इंसान के साथ एक ही क्षेत्र में पूरी तरह से सह अस्तित्व या को एग्जिस्टेंस के साथ रह रहे हैं। और संरक्षण का ये मॉडल अब पूरे भारत में फैल रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर भारत का पहला चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। ये सभी प्रयास हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाना नहीं है। वैश्विक स्तर पर भी अब ये सोच बदल रही है। हम डेनमार्क का उदाहरण ले सकते हैं, जहां दुनिया का पहला कमर्शियल ई-मिथेनॉल प्लांट खुला है। मैंने ई-मिथेनॉल के बारे में सुना तो है, लेकिन ये आम पेट्रोल या डीजल से कैसे अलग होता है? ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। साधारण ईंधन जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। ई-मिथेनॉल इसका ठीक उल्टा करता है। उल्टा करता है? मतलब ये हवा में मौजूद CO2 को कैप्चर करता है, उसे सौर ऊर्जा के साथ मिलाता है और एक नया हरा ईंधन बना देता है। आप कह सकती हैं कि ये तकनीक उस जहर को ही दवा में बदल रही है जो हमारी धरती को बीमार कर रहा था। ये तो सच में कमाल है। लेकिन क्या संरक्षण और पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा ऐसी इतनी जटिल इंडस्ट्रियल तकनीक की ही जरूरत है? क्योंकि जब मैंने हमारे स्रोतों में भूटान के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि हम डिजिटल दुनिया की सबसे नई और विवादित तकनीक का भी संरक्षण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भूटान के क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम की बात कर रही है? जी हाँ, भूटान ने पर्यटन के लिए दुनिया का पहला राष्ट्रीय स्तर का क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। अब यहाँ मुझे थोड़ी शंका थी पहले। किस बात की शंका? हम हमेशा सुनते आए हैं कि क्रिप्टो माइनिंग
पर्यावरण के लिए बहुत खराब होती है, भयंकर बिजली खर्च होती है। फिर भूटान जैसा देश जो अपनी प्रकृति और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के लिए जाना जाता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? आपकी शंका बिल्कुल जायज है, लेकिन भूटान ने इसे एक अलग तरीके से डिजाइन किया है। वे अपनी प्रचुर मात्रा में मौजूद हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत का उपयोग करके डिजिटल करेंसी को मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब कोई टूरिस्ट भूटान के शांत और प्राचीन जंगलों में घूम रहा है तो वो बिना किसी भौतिक मुद्रा या भारी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अपनी कॉफी का बिल सीधे अपने फोन से क्रिप्टो में दे रहा है। ये एक अद्भुत कॉन्ट्रास्ट है। आप दुनिया के सबसे पुराने और शांत जंगलों के बीच खड़े हैं और भुगतान दुनिया की सबसे हाइपर मॉडर्न और अमूर्त तकनीक से कर रहे हैं। एकदम सही। वैसे आधुनिक तकनीक और पर्यटन का ऐसा ही एक मिला जुला रूप हम भारत में भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू हुई है। पारदर्शी छतों वाली ये ट्रेन सैलानियों को जंगल के बीच से गुजारती है, बिना वहां के जानवरों को परेशान किए। तो अगर हम इन सभी घटनाओं को एक सूत्र में पिरो कर देखें तो हमें एक बहुत ही स्पष्ट संदेश मिलता है। चाहे वो लद्दाख के हिम तेंदुए हों, डेनमार्क का ई-मेथनॉल हो या भूटान का क्रिप्टो पर्यटन, आधुनिकता का मतलब अब अपनी जड़ों से कटना नहीं रह गया है। सही बात है। बल्कि हम अपनी सबसे नई तकनीकों का इस्तेमाल अपनी सबसे पुरानी विरासतों को सींचने और उन्हें बचाने के लिए कर रहे हैं। तो आज के इस डीप डाइव को अगर हम समेटें तो हमने सचमुच एक बहुत ही लंबा और रोमांचक सफर तय किया है। बिल्कुल। माफ करने की जिम्मेदारी भी उठाई। हमने ये भी देखा कि 6G और AI जैसी तकनीकें अब केवल अमीरों की जागीर नहीं रही। अंकिता और एग्री GPT के रूप में ये तकनीक अब असमिया और तेलुगु जैसी भाषाओं में आम आदमी के जीवन को बदल रही है। हाँ। हमने 1.78 लाख करोड़ के उस बैंकिंग मुनाफे को समझा जिसकी नींव में एक बारकोड छुपा है जो कर्मचारियों के परिवारों को ताकत दे रहा है। और अंततः हमने देखा कि कैसे अंतरिक्ष में डेटा सेंटर भेजने से लेकर भूटान में डिजिटल करेंसी से पर्यटन करने तक इंसान लगातार उन लकीरों को मिटा रहा है जिन्हें हमने कभी पक्की सीमाएं मान लिया था। ये सब मतलब मानवीय जज्बे और नवाचार की ही तो कहानी है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब हम सीमाओं को इस तेजी से मिटा रहे हैं ना, तो भविष्य के लिए कुछ बहुत ही गंभीर और दिलचस्प सवाल भी खड़े होते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने सभी श्रोताओं को आज एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं जो शायद आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दे। आज हमने चर्चा की कि कैसे चीन धरती की ऊर्जा बचाने के लिए अपने डेटा सेंटर्स को अंतरिक्ष में भेज रहा है और कैसे भूटान अपने भौतिक जंगलों के पर्यटन को पूरी तरह से डिजिटल करेंसी से जोड़ रहा है। हमारी फिजिकल और डिजिटल दुनिया आपस में इस कदर घुल मिल रही है कि इनके बीच की सीमा रेखा लगभग गायब ही हो चुकी है। सही कहा। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव चेतना भविष्य में पूरी तरह से एक हो जाएंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हमारा अगला डीप डाइव अंतरिक्ष के किसी ठंडे कोने में बैठे किसी AI सुपर कंप्यूटर द्वारा तैयार किया जाए? ये बहुत गहरा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम उस वक्त इंसान के भावनाओं से भरे विचारों और एक मशीन के तार्किक विचारों के बीच का फर्क बता भी पाएंगे? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नई सीमाओं को टटोलते हुए। तब तक के लिए विचार करते रहिए।